Hello my dear friend, I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, I am here to assist you for the UPSC preparation. Whatever I am providing here, that is the precise study for the UPSC and all the state PCS examination. Friends, do not worry about the preparation because whatever I am providing here, that is the data from the prominent institution. I am providing all the data within the free amount here. Come along with me and reach up to the zenith of your career. Okay friends, let's get started. Today questions. Today I will talk about the 28th video of the UPSC preliminary mock test series. स्टार्ट करते हैं. ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगी. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द संस्कृत पोएट एंड ड्रामेटिस्ट कालिदासा. कालिदास जी के बारे में स्टेटमेंट है. फर्स्ट स्टेटमेंट, ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ द कृष्णदेवराय ऑफ विजयनगर एम्पायर. मतलब कंटेम्प्रेरी होता है समकालीन. क्या वो कृष्णदेवराय के समकालीन थे जो विजयनगर एम्पायर के राजा थे. सेकेंड इज विक्रमा ओरवसी इज ए संस्कृत ड्रामा रिटन बाय हिम ऑन ए वैदिक लव स्टोरी. विक्रम जो ओरवसी है उन्होंने एक संस्कृत ड्रामा लिखा था. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. फ्रेंड्स, साथ के साथ अटैम्प्ट करते रहोगे तो आपके कॉन्फिडेंशियल बिल्डअप होगा और आपको एग्जामिनेशन में कोई इशू नहीं आएगा. ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड सेकंड, डी है नाइदर वन नो टू. तो इसका सॉल्यूशन बी है. फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. कालिदासा वाज ए संस्कृत पोएट एंड ड्रामेटिस्ट हु फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग द 5th century. मतलब जो 5th century सी कॉमन इरा या बिफोर क्राइस्ट बोल देते हैं. तो जो 5th century कॉमन इरा के में जो कालिदास एक संस्कृत पोएट थे इन द कोर्ट ऑफ द चंद्रगुप्त II. हमें याद रखना है कि कालिदास जी चंद्रगुप्त II के पीरियड में जो गुप्ता डायनेस्टी के थे उनके टाइम पे संस्कृत पोएट थे. बट कृष्णदेवराय वाज एन the Indian emperor of the Vijayanagar Empire during 1509 to 1529. He was the third ruler of the Tulva dynasty and he is considered to be its greatest ruler. Hence, Kalidasa was not a contemporary to the Krishndev Rai. तो कृष्णदेव राय कंटेम्प्रेरी नहीं थे कालिदास के, क्योंकि जो कृष्णदेव राय थे इंडियन एम्पर थे विजयनगर एम्पायर के, जो कि साउथ में था 1509 से 1529 तक. ही वॉज द थर्ड रूलर ऑफ द तुलवा डायनेस्टी. वो गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे थे, वो तुलवा डायनेस्टी के टाइम पे. तो ग्रेटेस्ट रूलर हैंस कालिदास वाज नॉट ए कंटेम्प्रेरी ऑफ द कृष्णदेव राय. सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है. विक्रमा ओरवसी इज ए संस्कृत प्ले बाय एंशिएंट इंडियन पोएट कालिदासा ऑन द वैदिक लव स्टोरी ऑफ द किंग पोरूर एंड अप्सरा नेम्ड उर्वशी नोन फॉर हर ब्यूटी. तो पोरूर और उर्वशी के बीच की स्टोरी विक्रमा ओरवशी ने लिखी थी, इन्होंने कालिदास ने. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स हैव कॉमन बेयरिंग ऑन बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. फर्स्ट इज एनवायरमेंट, सेकंड इज एजुकेशन, थर्ड इज वुमेन, फोर्थ इज कोऑपरेटिव सोसाइटी. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो. आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट सेकंड थर्ड, बी है सेकंड एंड फोर्थ, सी है फर्स्ट थर्ड फोर्थ, डी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. इसका सॉल्यूशन डी है. चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट हैं. एनवायरनमेंट क्या? एनवायरनमेंट इज कवर्ड अंडर फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21, राइट टू हैव ए हेल्थी एनवायरनमेंट. डीपीएसपी में क्या आता है? 48A, स्टेट मस्ट एंडेवर टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. तो ये फंडामेंटल राइट में भी आता है और डीपीएसपी में भी आता है कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है. सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है. एजुकेशन इज कवर्ड अंडर द फंडामेंटल राइट्स और आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन एंड डीपीएसपी में एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन अप टू 6 years ऑफ एज. 6 साल तक के बच्चों के लिए डीपीएसपी है. थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है. वुमेन आर कवर्ड अंडर फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 15, इक्वेलिटी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर. एंड डीपीएसपी में 39D में इक्वल पे फॉर द इक्वल प्रोटेक्शन इक्वल वर्क. फोर्थ करेक्ट है. फॉर्मेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी. एंड डीपीएसपी में कहाँ पे आता है? आर्टिकल 43 के बी में प्रमोशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो ये दोनों डीपीएसपी में भी आती हैं
और ये फंडामेंटल राइट्स में भी आती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको याद रखना है। Which of the following statements are correct about the term evergreen revolution often used in the context of the Indian agriculture? First है, it will improve the productivity without long-term ecological harm. Second है, it promotes rainwater harvesting practice. Third है, it advocates higher fertilizer uses for the enhancing productivity exponentially. Fourth है, it was launched in the late 1960s to enhance food production, ensure food security in India. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है फर्स्ट सेकंड थर्ड, सी है फर्स्ट सेकंड फोर्थ और डी है थर्ड एंड फोर्थ। तो इसका सॉल्यूशन ए है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन रेफर्स टू द प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट इन द परपेचुइटी विदाउट इकोलॉजिकल एंड सोशल हार्म। मतलब लगातार हमें इम्प्रूवमेंट करना है प्रोडक्टिविटी में और इकोलॉजिकल और सोशल हार्म पहुंचाए बिना। द एवरग्रीन रिवॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द इंटीग्रेशन ऑफ द इकोलॉजिकल प्रिंसिपल इन द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिसएमिनेशन। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। वन ऑफ द मेजर फोकस एरिया ऑफ एवरग्रीन रिवॉल्यूशन is on the implementation of the new and efficient irrigation method, better watershed management, maintenance of the vegetation cover in catchment area, rainwater harvesting। तो इनका क्या है, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या क्या हम इम्प्लीमेंट करते हैं। एफिशिएंट इरिगेशन मेथड, सिंचाई के नए नए तरीके होने चाहिए, वाटरशेड मैनेजमेंट होना चाहिए वाटर को इकट्ठा करने का, या मेंटेनेंस ऑफ द वेजिटेशन कवर कैचमेंट एरिया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द एवरग्रीन रिवॉल्यूशन अनलाइक ग्रीन रिवॉल्यूशन फोकसेस ऑन द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द फर्टिलाइजर एंड ले इंक्रीज एम्फेसिस ऑन द ऑर्गेनिक फार्म। तो फर्टिलाइजर का यूज़ करके तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने 66 के आसपास अपनी उपज बढ़ाई थी, वो नहीं है। फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एवरग्रीन इज ए रिलेटिवली ए न्यू कंसेप्ट एंड it is in under process of the implementation. It was the green revolution that was launched in 1960, which introduced high yielding varieties of the rice and wheat to increase food production in India. Next question पे चलते हैं। Seventy-fourth question है, with reference to the Indian philosophy, consider the following statement. First one is, it consists of the both अस्तिका एज वेल एज नास्तिका। आस्तिक और नास्तिक ट्रेडिशन होता है इंडियन फिलोसफी में। सेकंड है, देयर आर नो मटेरियलिस्टिक ट्रेडिशन इन इंडियन फिलोसफी, कोई मटेरियलिस्टिक ट्रेडिशन नहीं। थर्ड है, इट बिलीव्स इन द मोक्ष बट नॉट इन निर्वाणा। विच ऑफ द अबव गिवन स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड सेकेंड, डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन ए है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडियन फिलोसफी कंसिस्ट ऑफ द बोथ आस्तिक एज वेल एज नास्तिक ट्रेडिशन। द आस्तिक ऑर्थोडॉक्स मतलब जो विश्वास रखते हैं भगवान में, फिलोसफी ट्रेडिशन आर दोज दैट एक्सेप्ट द वेदास एज एन अथॉरिटिव एंड इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज। वेदा को जो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज बताते हैं। दे इंक्लूड स्कूल्स लाइक न्याय एंड सामख्या नीतिसी। द नास्तिक हेटेरोडॉक्स ट्रेडिशन आर दोज हु डिनाई ऑल रिस्पेक्टिव डेफिनेशन ऑफ द अस्तिका। Buddhism and Jainism belong to the Nastika tradition in India. Second statement incorrect है। The Lokatya tradition has been associated with the philosophical school of Indian materialism. The Lokatya tradition है associated with the philosophical school of the Indian materialism. Third statement incorrect है। The Indian philosophical tradition believe in the both moksha and nirvana. Buddhism strongly believes in the liberation of nirvana. तो मोक्ष और निर्वाण, मोक्ष है जो मरने के बाद आदमी को शांति या निर्वाणा में जो मिलता है, तो बुद्धिज्म स्ट्रांगली बिलीव करता है लिबरेशन एंड और निर्वाणा में, इसलिए थर्ड इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस लेड बाय इंडिया? फर्स्ट वन इज टू स्केल अप एप्लीकेशन ऑफ द सोलर टेक्नोलॉजी इन मेंबर कंट्रीज। सेकेंड है, टू मेक द डेवलपमेंट nation accountable for their unsustainable greenhouse gas emission. Third है, to promote innovative financial mechanism to increase investment in solar energy in member country. कौन सा आंसर करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकेंड, बी है सेकेंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन सी है। The International Solar Alliance (ISA) is a platform of group of nations for the collective collaboration in the domain of the energy security.
तो एनर्जी सिक्योरिटी के डोमेन में ये एक ग्रुप ऑफ नेशन का कोलैबोरेशन है। एज ऑन जनवरी 15, 2021, 89 कंट्रीज हैव साइन द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑफ द ISA। 89 कंट्री ने हो गया है साइन कर दिया गया है। ऑल मेंबर स्टेट ऑफ द यूनाइटेड नेशन इंक्लूडिंग दोज लाइंग बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स कैन ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस। मतलब जो ट्रॉपिक्स के बीच में पहले वो कंट्री थे, अभी क्या जो बियॉन्ड है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। 89 कंट्री ने ज्वाइन कर लिया है 15 जनवरी 2021 तक। ISA is a platform where countries can share their experience relating to the solar technology, work together to close technological gaps, find solutions that could be scaled up to the aggravating demands that would lead to the lower cost. Second statement incorrect है। The goal of the ISA is promotion of the solar energy rather than the holding nation accountable for the greenhouse gas emission। तो गोल क्या है इंडियन सोलर अलायंस का? क्या? प्रमोशन ऑफ द सोलर एनर्जी rather than holding nation accountable for the greenhouse gas emission. Third statement correct है। One of the major objective of the ISA is to promote innovative financial mechanism in order to increase investment in the solar energy through the international cooperation। तो one of the major objective ISA का क्या है? Promote innovative financial mechanism in order to increase investment in the solar energy through international cooperation। सोलर एनर्जी के इनोवेशन के लिए, कोऑपरेशन के लिए पैसे लगाने का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू द नेशनल इनकम अकाउंटिंग इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनकम अकाउंटिंग के बारे में है, कैसे इनकम नेशनल इनकम अकाउंट की जाती है। द ग्रॉस वैल्यू एडेड एट द बेसिक प्राइस टेक्स इनटू अकाउंट एट द प्रोडक्ट टैक्सेस। सेकंड है द हेडलाइन ग्रोथ रेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इज मेजर्ड यूजिंग GDP एट द कांस्टेंट मार्केट प्राइस। थर्ड है द GDP ग्रोथ रेट डाटा ऑफ द इंडिया इज रिलीज ऑन a quarterly yearly basis। which of the statements given above is or are correct? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। A है फर्स्ट एंड थर्ड, B है फर्स्ट ओनली, C है सेकंड एंड थर्ड और D है थर्ड ओनली। तो इसका सॉल्यूशन C है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द ग्रोस वैल्यू एडिड GVA एट बेसिक प्राइस टेक्स इनटू अकाउंट द प्रोडक्शन टैक्स, नॉट द प्रोडक्ट टैक्स। प्रोडक्शन टैक्स लेते हैं, प्रोडक्ट टैक्स नहीं लेते। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट टैक्स एंड द प्रोडक्शन टैक्स। प्रोडक्ट टैक्स इंक्लूड टैक्सेस लाइक सेल टैक्स and excise duty. It is the tax imposed as the product was produced and sold। तो इसको प्रोडक्ट टैक्स बोलते हैं। प्रोडक्शन टैक्स रेफर्स टू दी टैक्स इम्पोज इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन लाइक लाइसेंस फीस एंड लैंड टैक्स, इनको प्रोडक्शन टैक्स बोलते हैं। तो इसमें प्रोडक्ट टैक्स नहीं इंक्लूड किया जाता, प्रोडक्शन टैक्स इंक्लूड किया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। विद द अडॉप्शन ऑफ द system of the national accounts as the standard methodology of the calculating national accounts in India, the headline growth rate is now measured by the GDP at constant market price। Earlier the headline growth rate was measured in terms of the GDP at the factor cost and the constant price। पहले फैक्टर कोस्ट पे होती थी, अभी क्या है? अभी कांस्टेंट मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होती है ग्रोथ कितनी होगी। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। द GDP ग्रोथ रेट डाटा ऑफ द इंडिया इज रिलीज ऑन द क्वार्टरली बेसिस। क्वार्टरली बेस पे होता है। ईच क्वार्टर्स डाटा आर रिलीज विद ए लैक ऑफ द 2 months फ्रॉम द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द क्वार्टर। 2 महीने बाद रिलीज होता है लास्ट वर्किंग डे से। द डाटा इज प्रिपेयर्ड एंड रिलीज बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज द रिजल्ट्स ऑफ द यूट्रोफिकेशन ऑफ ए वाटर बॉडी। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? फर्स्ट, डिक्रीज इन द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD। Second, increase in the growth of the phytoplankton। Third one is decrease in the population of the fishes in the ecosystem। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। A है फर्स्ट एंड सेकंड, B है सेकंड एंड थर्ड, C है फर्स्ट एंड थर्ड और D है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन B है। यूट्रोफिकेशन इज द फिनोमेना ऑफ द न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट नाइट्रोजन एंड फास्फोरस इन द वाटर बॉडी। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? फिनोमेना ऑफ न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो जाते हैं नाइट्रोजन या फास्फोरस वाटर बॉडी में। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ड्यू टू न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट एक्सेस ग्रोथ ऑफ द algae occurs। बहुत सारी काई जो बोलते हैं इसको, विच इज कॉल्ड एन algal bloom। द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द यूट्रोफिक वाटर बॉडी विल बी हायर। मतलब ऑक्सीजन जो होगी ये algae ले जाएगी और जो वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन वगैरह होंगे उनके लिए ऑक्सीजन कम हो जाएगी और मोर ऑर्गेनिक मैटर, मोर ऑक्सीजन विल बी नीडेड टू डिकम्पोज इट। ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। BOD is the amount of the dissolved oxygen needed that is demanded by the aerobic होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन ए गिवन वाटर सैंपल एट ए सर्टेन टेम्परेचर ओवर ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड।
सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द वाटर बॉडी देयर इज एन इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन। अगर न्यूट्रिएंट्स बढ़ेंगे तो फाइटोप्लैंक्टन्स भी बढ़ जाएंगे पानी में। एंड थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, द एक्सेस ग्रोथ ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन कंज्यूम्स डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर। ऑक्सीजन फाइटोप्लैंक्टन ले जाएंगे, ड्यू टू दिस देयर इज लैक ऑफ द ऑक्सीजन विच मेक्स सर्वाइवल ऑफ द फिशेस डिफिकल्ट। मछलियाँ मर जाएंगी, दस इट्स डिक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ द फिशेस इन द इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। With reference to the trade unions during the freedom struggle, which of the following statements is or are correct? All India Trade Union Congress was the oldest trade union to be established in India. All India Trade Union Congress. Second, Bombay Mill Hands Association was formed in the 1890 under N.M. Lokhande. Third, Ansu Suyaben Sarabhai was a pioneer of the women labor movement in India. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। और फ्रेंड्स ये लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स के मिक्स क्वेश्चन है, और ऐसे ही आपका यूपीएससी का और स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के पेपर आएंगे, और बहुत सारे जैसे जो रिसेंट पास्ट में हुए हैं एचसीएस का एग्जामिनेशन या यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही आए थे। तो आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए और आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ए है फर्स्ट ओनली, बी है थर्ड ओनली, सी है सेकेंड एंड थर्ड, और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। सी सॉल्यूशन इसका करेक्ट है। All India Trade Union Congress was founded in 1920 by the leaders like Bal Gangadhar Tilak and Lala Lajpat Rai. तो बाल गंगाधर तिलक जी और लाला लाजपत राय जी ने ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन 1920 में फाउंड की थी। नारायण मल्हार जोशी भी थे इसमें, एनएम जोशी, टू प्रोवाइड लेबर रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडिया एट द इंटरनेशनल लेवल ILO, बट इट इज़ द नॉट ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन इन इंडिया। प्रायर टू दिस बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन formed in the 1890. मद्रास लेबर यूनियन बाय BP वाडिया वाज फॉर्म्ड इन 1918। तो पहले बॉम्बे मिल हैंड्स हुई थी 1890 में। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड इन 1890 अंडर द लीडरशिप ऑफ द NM लोखंडे। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, अनसुया बेन साराभाई हु वाज ए पॉइंटर ऑफ द वुमेन लेबर मूवमेंट इन इंडिया played a crucial role in the formation of the Ahmedabad Textile Labor Association in 1920 along with the महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following statements is or are correct with regard to the protection of the plant varieties and Farmers' Rights Act 2001? Once a variety is registered under this act, it enjoys a absolute protection for the lifetime. Second है, all India dispute under this act will be handled only by the Supreme Court. Third है, it tries to balance the right of the farmers and plant breeders. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकेंड, बी है सेकेंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड थर्ड, और डी है थर्ड ओनली। तो इसका सोल्यूशन डी है। द प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट्स एक्ट 2001 वाज एनेक्टेड टू ग्रांट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट टू प्लांट ब्रीडर्स, रिसर्चर्स एंड फार्मर्स हु हैव डेवलप्ड एनी न्यू और एक्सटेंट प्लांट वेराइटी। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द पीरियड ऑफ द प्रोटेक्शन फॉर द फील्ड क्रॉप्स इज 15 ईयर्स। जो टाइम पीरियड है प्रोटेक्शन ऑफ द फील्ड क्रॉप्स का 15 साल है। फॉर ट्रीज एंड वाइन्स इन 18 ईयर्स। For notified varieties, it is 15 years only. Second statement indicates the disputes under this act are not handled solely by the Supreme Court, rather high courts, IP, intellectual property appellate tribunal etc. मतलब हाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल भी इसको डील करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, द एक्ट वाज एनेक्टेड टू प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट वेराइटीज, balancing the rights of the farmer, plant breeders, and encourage the development and cultivation of a new variety of plants. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। With reference to the Indian Regional Navigation Satellite System (IRNS), consider the following statement. It will provide navigation service throughout the world. Second है, the system is aimed to replace the existing Indian remote sensing satellite. Third है, the beside terrestrial navigation the system can also provide aerial and marine navigation. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड ओनली, सी है थर्ड ओनली, और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन सी है। Indian Regional Navigation Satellite System is an independent regional navigation satellite system developed by the India and designed to give precise position data service to the users located in India, also to the users in area of outspreading up to 1500 km from India's boundary. 1500 किलोमीटर तक है ये।
देता है डाटा। और सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। INS एंड नाविक प्रोवाइड्स रीजनल नेविगेशन सर्विसेज टू इट्स यूजर, इट इज नॉट इंटेंडेड टू रिप्लेस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। ये लोकल के लिए है, रिमोट सेंसिंग GPS की तरह है। नाविक इज बीइंग कॉमर्शलाइज्ड फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। नेविगेशन के लिए, एरियल एंड मैराइल टेरेस्ट्रियल, मैप्स के लिए, चार्टिंग, प्लॉटिंग एंड जियोडोटिक डाटा कैप्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, फ्लीट मैनेजमेंट एंड व्हीकल ट्रैकिंग। और ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। That is all for today. I will come tomorrow with more questions. Please share my video among your friends so that they can get benefited. Thanks for watching. Bye.